वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग रेडॉक्स रिएक्शंस पढ़ रहे थे। तो रेडॉक्स रिएक्शंस में इक्विवेलेंट वेट के बारे में सीखे थे कि इक्विवेलेंट वेट किसको कहते हैं। फिर आपको बताया गया कि किसी भी एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं। फिर आपको बताया गया कि किसी भी कंपाउंड या आयन का इक्विवेलेंट वेट हम लोग कैसे निकालते हैं। आज हम लोग सीखने वाले हैं कि कोई भी अगर एसिड दिया हुआ है तो उसका इक्विवेलेंट वेट हम लोग कैसे निकालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डाल दीजिए इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एसिड। ये फोर्थ पॉइंट में हो गया। क्यों? क्योंकि फर्स्ट पॉइंट में आपको बताए थे इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एलिमेंट, सेकेंड पॉइंट में आपको बताया इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए कंपाउंड, थर्ड पॉइंट में आपको बताया इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन आयन, फोर्थ पॉइंट में आपका हो गया इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एसिड। तो किसी भी एसिड का अगर इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो उसका फार्मूला क्या होगा? मोलिकुलर वेट अपॉन बेसिसिटी, या उसी को हम लोग बोलेंगे एन फैक्टर। मोलिकुलर वेट अपॉन एन फैक्टर या मोलिकुलर वेट अपॉन बेसिसिटी। अब यहां पे आप इस तरह से भी लिख सकते थे कि मोलिकुलर वेट अपॉन एन फैक्टर, और नीचे लिख देते कि एन फैक्टर का मतलब क्या हुआ? तो बेसिसिटी हुआ। इसको आप हाईलाइट कर लीजिए, ठीक है। अब यहां पे एक और इंपॉर्टेंट बात आ गया कि बेसिसिटी कहते किसको है। तो कोई भी एसिड अगर दिया हुआ है तो उसका आप बेसिसिटी कैसे निकालेंगे? तो सिंपल सा बात है कि कोई भी एसिड जितना H+ रिलीज करेगा, कोई भी एसिड जितना H+ रिलीज करता है उतना उस एसिड का बेसिसिटी कहलाएगा। तो पहले आप डिफिनीशन लिख लीजिए कि बेसिसिटी इज द नंबर ऑफ H+ आयंस रिप्लेस्ड फ्रॉम वन मोलिक्यूल ऑफ एसिड। किसी भी एसिड का वन मोलिक्यूल जितना H+ रिलीज करेगा उतना उस एसिड का बेसिसिटी कहलाएगा। बोलिए कोई दिक्कत? अब यहां पे एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे HCl है तो यहां पर ये एसिड है, ठीक है, एक ही हाइड्रोजन है और एक ही हाइड्रोजन ये रिलीज करेगा। अगर यहां पे पूछा जाए कि एन फैक्टर बताइए तो आप क्या बोलेंगे? एन फैक्टर इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ HCl क्या होगा तो आप क्या बताएंगे? मोलिकुलर वेट अपॉन 1। ये एग्जांपल कंपाउंड जब पढ़ा रहे थे इक्विवेलेंट वेट निकालने, वहां पर भी ये बताए थे। अब यहाँ पे मोलिकुलर वेट आपका कितना होगा? तो क्लोरीन का होता है 35.5, हाइड्रोजन का हो गया 1, यानी कि टोटल कितना हो गया? 36.5। तो यहाँ पे लिखेंगे 36.5 अपॉन 1, यानी कि 36.5। ये कैसे हुआ? ये समझ में आया सभी लोगों को? क्लोरीन का एटॉमिक वेट होता है 35.5 और हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट होता है 1। इसको जब आप ऐड करेंगे तो 36.5 आ गया। बोलिए कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है H2SO4। H2SO4 में अगर आपसे पूछा जाए कि एन फैक्टर बताइए तो इसका एन फैक्टर क्या होगा? 2 होगा। ये दोनों हाइड्रोजन रिलीज कर सकता है। अब देखिए मेरा स्टेटमेंट क्या है कि ये दोनों हाइड्रोजन रिलीज कर सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? एक भी कर सकता है। तो बोलिएगा कि सर अब हम लोगों को ये कैसे पता चलेगा कि कहां पर एन फैक्टर 1 होगा, कहां पर एन फैक्टर 2 होगा? अभी आपको क्लियर कर देते हैं। अगर आपको सिंपल दिया हुआ है H2SO4 तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका एन फैक्टर 2 होगा। कोई पूछ देंगे कि कैसे निकाला जी एन फैक्टर 2 होता है, तब आप क्या जवाब दीजिएगा? तब आपको जवाब देना है कि सर इसका बेसिसिटी 2 होता है। फिर टीचर आपसे पूछ देंगे कि तुमको कैसे पता चला कि इसका बेसिसिटी 2 होता है, तब आप क्या बोलिएगा कि सर ये दोनों हाइड्रोजन जो है ना ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड है। यानी कि किसी भी एसिड में, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, किसी भी एसिड में जितना OH होता है उतना उसका बेसिसिटी होता है। समझ में आ रहा? तो क्लास में कोई भी टीचर कितना भी घुमा करके आपसे पूछे, आपको फंसना नहीं है। अब किसी स्टूडेंट को यह बात नहीं समझ में आया तो आप स्ट्रक्चर देख लो। यहां पर कितना OH है? 2 OH है। तो हम लोग कहेंगे कि H2SO4 का बेसिसिटी कितना हो गया? 2 हो गया। और जब बेसिसिटी इसका 2 होता है तो एक भी हो सकता है।
लेकिन अभी क्या बताया कि कुछ नहीं दिया हुआ है, तो आपको मैक्सिमम लेना है। मैक्सिमम के आने की मतलब जितना OH रहेगा उतना उसका बेसिसिटी लेना है, यानी कि इसका बेसिसिटी 2 हो गया। अब आपसे कहा जाए कि इसका इक्विवेलेंट वेट निकालिए, तो देयरफॉर इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 क्या हो जाएगा, मोलिकुलर वेट अपॉन 2। अब बताइए H2SO4 का मोलिकुलर वेट कितना आपको बोले थे, याद कर लीजिए कितना होता है, याद है 98। कितना 98, तो 98 अपॉन 2 यानी कि 49। अब कोई स्टूडेंट बोलेंगे कि सर ये 98 कैसे आया, मेरे को समझ में नहीं आया। पिछले क्लास में भी आपको बता चुके हैं, नहीं समझ में आया फिर से समझिए। हाइड्रोजन का होता है 1, 2 हाइड्रोजन है तो 2 हो गया। सल्फर, सल्फर का कितना होता है 32। ऑक्सीजन का कितना होता है 16। कितना ऑक्सीजन है 4, तो 16 चौका 64, यानी कि यहाँ पे कितना हो गया 4 2 6 2 8 और 6 3 9, 98 हो गया। अब ये चीज तो आपको हर बार कोई भी टीचर नहीं बताएंगे, एक बार आपको बता दिया गया, आप उसको याद रखिए। कैसे होता वो भी आपको पता है, और याद रहेगा तो आपका टाइम सेव होगा। तो ये कैसे निकला ये सबको समझ में आ गया, यहां तक जल्दी से नोट कर लीजिए। यहां तक कंप्लीट कर लिए। चलिए, तो बात हम लोग कर रहे थे H2SO4 का, कि मैक्सिमम जो आपका बेसिसिटी होगा वो 2। इसका मतलब क्या हुआ, 1 भी हो सकता है। अब इसी को फिर से समझते हैं एग्जांपल से। अगर कोई रिएक्शन दिया हुआ है, ध्यान से सीखिएगा, अगर कोई रिएक्शन दिया हुआ है, जैसे H2SO4 को रिएक्शन कराया गया NaOH के साथ, तो Na2SO4 और साथ ही साथ H2 हो गया। अब देखिए, तो ये रिएक्शन देख करके आपको कुछ समझ में आ रहा है क्या, ये रिएक्शंस में आपको कुछ दिख रहा है क्या? तो बोलिएगा सर क्या देखना है, आपको देखना है H2SO4 को, और आपको देखना है इसको। आपको देखना है H2SO4 को, और आपको दिखना है Na2SO4 को। बताइए क्या दिख रहा है आपको? ये दिख रहा होगा कि Na2SO4 में कोई हाइड्रोजन नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों जब रिएक्शन किया, तो ये जो आपका सल्फ्यूरिक एसिड है दोनों हाइड्रोजन को रिलीज कर दिया। तो जब दोनों हाइड्रोजन को रिलीज कर दिया, तब आपसे अगर पूछा जाए कि इसका इन फैक्टर क्या होगा, तो 2 लिखेंगे। यानी कि रिएक्शन दिया हुआ है, तब आपको रिएक्शन देख कर करके इन फैक्टर निकालना होगा। अब यहां पे अगर आपसे पूछा जाए, इसका तो जरूरत है नहीं, अगर यहां पे अब आपसे पूछा जाए कि इसका इक्विवेलेंट वेट बताइए H2SO4 का क्या होगा, तो लिखेंगे कि देयरफॉर इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 इक्वल टू मोलिकुलर वेट अपॉन 2, और मोलिकुलर वेट कितना 98 अपॉन 2 यानी कि 49। इसी में एक और एग्जांपल लेते हैं। इस तरह का आपको रिएक्शन दिया हुआ है, H2SO4 को रिएक्शन करा रहे हैं NaOH के साथ, ये NaHSO4 और H2 में कन्वर्ट हुआ। अब आप फिर देखिए, इसको देखिए और इसको देखिए, कुछ दिख रहा है? क्या दिख रहा है? यहां पर 2 हाइड्रोजन है, और रिएक्शन करने के बाद यहां पर 1 हाइड्रोजन है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आपसे पूछा जाए कि अच्छा जी बताइए इस रिएक्शन को देख करके बताइए कि इसमें इन फैक्टर क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे 1। कैसे पता चला कि 1 हो गया? इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर जब H है, तो 2 हाइड्रोजन में से एक ही हाइड्रोजन को ये रिलीज किया, एक ही हाइड्रोजन को ये रिप्लेस किया है। बात समझ में आ रहा है? तो जब एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, तो इसका n फैक्टर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और जब n फैक्टर 1 होगा, तब यहां पे लिखेंगे कि देयरफॉर इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 इक्वल टू मोलिकुलर वेट अपॉन 1, यानी कि 98 अपॉन 1, तो 98। अब एक बात समझिए, अगर एग्जाम में, ठीक है, सिंपल आपसे पूछा जाए कि H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, और वहां पे 4 चॉइस दे दिया, उसमें 2 चॉइस ऐसा था, एक में 98 भी था और एक में 49 भी है। क्या करेंगे? किसी एक को टिक मारेंगे या दोनों को टिक मार कर देंगे कि 98 भी होगा 49 भी होगा? नहीं, ध्यान रखिएगा, अगर आपको सिर्फ H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट निकालना है, तब आपको क्या करना है, n फैक्टर मैक्सिमम लेना है। लेकिन अगर एग्जाम में ये रिएक्शन दिया हुआ रहता, ये रिएक्शन दिया हुआ रहता, इस तरह का क्वेश्चन पूछता है, तो अगर ये रिएक्शन दिया हुआ रहता और आपसे पूछा जाता कि H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट बताइए, तब आप वहां पे 98 लिखेंगे, तब जाके सही होगा।
तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा, नोट कर लीजिए। यहां तक कंप्लीट कर लिए। चलिए और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में है CH3COOH। इसको क्या पढ़ेंगे, कोई जानते हैं? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अगर इसको बोला जाए कॉमन सिस्टम, इसका नाम क्या होगा? तो इसको हम लोग पढ़ते हैं एसिटिक एसिड। क्या पढ़ते हैं? एसिटिक एसिड। अब बोलिए कि सर इसका नाम एसिटिक एसिड कैसे होती है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चीज है। 2 कार्बन का कॉमन सिस्टम में नाम एसिटिक एसिड होता है, 1 कार्बन का फॉर्मिक एसिड होता है, 3 कार्बन का प्रोपियोनिक एसिड होता है, 4 कार्बन का ब्यूटेरिक एसिड होता है, 5 कार्बन का वैलेरिक एसिड होता है। यानी कि 10 कार्बन तक आपको कॉपी में लिखा दिया गया। इसी को आईयूपीएसी सिस्टम में अगर आपसे पूछा जाता है कि इसका नाम क्या होगा, तो बेस नेम होता है अल्कानोइक। ठीक है, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे इथानोइक एसिड। चलिए, तो यहाँ पे नोमेनक्लेचर नहीं करवा रहे हैं, यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट पढ़ा रहे हैं। अगर आपसे यहाँ पे पूछा जाए कि अच्छा बताइए इसका एन फैक्टर क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे? तो जो बच्चा को अब वहां पे देखिए कंफ्यूजन क्या होगा, अब वो सोचेगा कि सर तो बताए थे कि जो हाइड्रोजन किसके साथ बॉन्डेड हो, ऑक्सीजन के साथ। या आप कह सकते हैं कि इसका अगर आपसे पूछा जाए कि बेसिसिटी क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि कितना OH है। कोई भी एसिड में जितना OH होगा उतना उसका बेसिसिटी होता है। तो इस तरह से अगर लिखा हुआ है तो आपको नहीं पता चलेगा। लेकिन हाँ, जो बच्चे को ऑर्गेनिक पढ़ा हुआ है, नोमेनक्लेचर पढ़ा हुआ है, फंक्शनल ग्रुप पढ़ा हुआ है, ये तीनों में से कुछ भी थोड़ा सा भी जानते हैं तो तुरंत बता देंगे। क्यों? क्योंकि इसका जब आप कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखिएगा तो ये CH3COOH हो गया। अब देखिए तो कितना OH आ गया, तो यहां पर OH एक ही है। ऐसा कभी मत सोच लीजिएगा कि यहाँ पे 3 और 1 4, यानी कि टोटल 4 हाइड्रोजन है तो हम लोग बोल देंगे कि इसका एन फैक्टर है सो 4 होगा। नहीं, आपको पहले ही बता दिया गया कि बेसिसिटी आपको देखना है। अब बेसिसिटी कैसे डिसाइड करते हैं? तो उस एसिड में जितना OH है। अब यहां पर एक OH आया तो इसका मतलब क्या हुआ कि एसिटिक एसिड में अगर आपसे पूछा जाए कि बेसिसिटी कितना होगा तो 1, यानी कि एन फैक्टर कितना होगा तो 1। अब आपको क्या कहा जा रहा है कि देयरफॉर इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिटिक एसिड क्या हो जाएगा? मोलिकुलर वेट अपॉन 1। अब बोलिए कि सर मोलिकुलर वेट इसका कैसे निकालेंगे? तो आप देख लो कितना कार्बन है। कार्बन, एक कार्बन का कितना होता है? 12। कितना कार्बन है? 2 कार्बन है, तो कितना हो गया? 24। ठीक है। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। कितना ऑक्सीजन है? 2, यानी कि 32। हाइड्रोजन का कितना होता है? 1। कितना हाइड्रोजन है? 4, यानी कि 4। तो कितना हो गया? 4 4 8 और 2 10, 3 2 5 और 1 6, यानी कि 60 आ गया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसका मोलिकुलर वेट क्या होगा तो 60, तो 60 अपॉन 1, यानी कि इक्विवेलेंट वेट है एसिटिक एसिड का हो गया 60। बोलिए कोई कंफ्यूजन है? और एग्जांपल देखिए, जब तक आपको समझ में नहीं आ जाएगा तब तक एग्जांपल देते रहेंगे। ठीक है। अब यहां पर देखिए H3PO4 है, इसको हम लोग पढ़ते हैं फास्फोरिक एसिड। क्या पढ़ेंगे? फास्फोरिक एसिड। अब आपसे पूछा जाए कि अच्छा जी इसमें बताइए एन फैक्टर क्या होगा, तो जो स्टूडेंट जानते हैं वो तो बता देंगे। यहां पर 3 हाइड्रोजन है तो ये तीनों हाइड्रोजन है सो क्या होता है? एसिडिक होता है। तीनों हाइड्रोजन एसिडिक का मतलब ये हुआ कि तीनों हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो हम लोग कहेंगे कि एन फैक्टर है सो आपका 3 होगा। अब कोई बच्चा बोलेगा कि सर समझ में नहीं आया कि आप कैसे कर दिए, तो आपको क्या बताए थे कि जितना OH होगा, जितना OH होगा उतना उसका बेसिसिटी होता है। अब इसका स्ट्रक्चर बनाइए, तो H3PO4 का स्ट्रक्चर आप ऐसे बना सकते हैं। बना सकते हैं क्या? यही स्ट्रक्चर होता है। अब यहां पर देखिए 1 OH 2 OH और 3 OH। चौथा जो ऑक्सीजन होता है वो फास्फोरस के साथ डबल बॉन्ड के साथ बॉन्डेड होता है। तो इसका क्या हो गया? बेसिसिटी 3। तो जब बेसिसिटी 3 हो गया तो एन फैक्टर क्या हो गया? 3। अब आपसे पूछा जाए कि अच्छा बताइए इक्विवेलेंट वेट है सो फास्फोरिक एसिड का क्या होगा, तो मोलिकुलर वेट अपॉन 3। अब आपसे पूछा जाए कि इसका मोलिकुलर वेट कितना हो गया, तो देखिए ये तो बार बार बोला जा रहा है ना कि आपको याद करना पड़ेगा। फास्फोरस का कितना होता है? तो 31।
ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो 16 चौका 64। हाइड्रोजन का कितना होता है 1, तो कितना हाइड्रोजन है 3 हाइड्रोजन है, तो यहां पे 3 लिख दिया। ठीक है, तो 4 3 7 और 1 8 हो गया, 6 3 9। इसका मतलब ये हुआ कि सल्फ्यूरिक एसिड और फास्फोरिक एसिड दोनों का मोलिकुलर वेट सेम होता है। याद रहेगा, सल्फ्यूरिक एसिड और फास्फोरिक एसिड का H3PO4 और H2SO4 दोनों का मोलिकुलर वेट 98। तो यहां पे क्या हो गया 98/3, इसको जब करेंगे तो 32.64। बोलिए कोई दिक्कत? यहां तक जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए यहां तक कंप्लीट कर लिए। अब देखिए, फिर इसी में अगर आपको इस तरह से रिएक्शन दिया हुआ रहे और आपसे पूछा जाए कि बताइए फास्फोरिक एसिड का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा। ठीक है, फास्फोरिक एसिड का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा। अब आप देखिए, फास्फोरिक एसिड को देखिए और इसको देखिए, दोनों में क्या दिख रहा है, क्या रिलेशन है। तो यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये 3 हाइड्रोजन है और यहां पर क्या है, एक भी हाइड्रोजन नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फास्फोरिक एसिड का तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया। तो जब तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया तो एन फैक्टर क्या होगा 3। अभी आपको बताए थे कि जब 3 हो रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि इसका बेसिसिटी 2 भी हो सकता है, इसका बेसिसिटी 1 भी हो सकता है। अब ये डिपेंड करेगा रिएक्शंस पे। तो ये रिएक्शंस देख करके आपको पहचानना होगा, इसका जरूरत नहीं है। अब यहां पे हम लोग लिखेंगे कि देयरफॉर इक्विवेलेंट वेट ऑफ H3PO4 क्या हो जाएगा, मोलिकुलर वेट अपॉन 3। और H3PO4 का मोलिकुलर वेट अभी बताए थे 98/3, तो ये तो वही हो गया 32.64। इसी में अगर आपसे कहा जाता है कि ये रिएक्शन दिया हुआ है, अब आप लोग देख करके रिएक्शन देख करके बताइए कि यहां पर एन फैक्टर क्या होगा, या कह सकते हैं कि इसमें बेसिसिटी क्या होगा। सब लोग देखिए और बताइए। तो यहां पे आप क्या देख रहे हैं कि यहां पर 3 हाइड्रोजन है और यहां पे जो प्रोडक्ट बना इसमें कितना हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, 2 हाइड्रोजन को क्या किया, रिप्लेस कर दिया। तो इन फैक्टर क्या होगा, तो इन फैक्टर यहां पे 2 होगा। तब आपको कहा जाए कि इक्विवेलेंट वेट निकालिए H3PO4 का, तो मोलिकुलर वेट अपॉन 2 हो जाएगा। अब मोलिकुलर वेट कितना 98, तो 98/2 यानी कि 49। इसको भी नोट कीजिए, यहां तक नोट कर लिए। चलिए एक और एग्जांपल देखिए। अब रिएक्शंस जो है इस तरह का दिया हुआ है, फिर आप इसको देखिए, प्रोडक्ट को देखिए, रिएक्टेंट को देखिए, प्रोडक्ट को देखिए, क्या दिखा, कुछ दिख रहा है। यहां पर 3 हाइड्रोजन है, यहां पर 2 हाइड्रोजन है। कितना हाइड्रोजन को रिप्लेस किया आप लोग बताइए, इन फैक्टर क्या हो गया। तो यहां पर जब 1 हाइड्रोजन को रिप्लेस किया तो हम कहेंगे कि इन फैक्टर है सो 1 है। अब यहां पर क्या हो जाएगा, देयरफॉर इक्विवेलेंट वेट ऑफ H3PO4 इक्वल टू हो जाएगा मोलिकुलर वेट अपॉन 1। अब मोलिकुलर वेट आपका 98 अभी हम लोग निकाले थे, तो इसका आ गया 98। फिर देखिए सवाल वहीं पे आ गया कि अगर आपको सिंपल H3PO4 का इक्विवेलेंट वेट पूछा तब आप क्या आंसर लिखिएगा। चॉइस में दे दिया ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, ओनली 1 2 3 और 4 में लिख देगा नन ऑफ दी। ठीक है, तो क्या होगा, या 4 में लिख देगा ओनली 3। तो वहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ 3 जिसमें लिखा हुआ है उसी को आंसर करना है। लेकिन अगर आपका रिएक्शंस दिया हुआ है इस तरह का, या इसके पहले जो 2 रिएक्शंस बताए, और उसमें अगर आपसे पूछा जाए कि हाँ बताइए इसमें इसका इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, तब आप देख करके बता सकते हैं कि कितना हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है। बोलिए कोई दिक्कत हो रहा है? यहां तक नोट कर लीजिए सभी लोग, यहां तक कंप्लीट कर लिए सभी लोग। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं H3PO3।
इसको हम लोग पढ़ते हैं फास्फोरस एसिड। अब फास्फोरस एसिड में अगर आपसे पूछा जाए कि इसका इन फैक्टर बताइए, अब यहां पे स्टूडेंट कंफ्यूज होने लगते हैं। कंफ्यूज क्यों होते हैं? अब उनको दिखता है कि यहां पर तो 3 हाइड्रोजन है, यहां पर क्या है 3 हाइड्रोजन है। अब वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसका बेसिसिटी 3 होगा कि 2 होगा कि 1 होगा, क्या होगा। तो इसका इन फैक्टर जो है वो 2 होगा। अब बोलिएगा कि सर आप कैसे निकाल दिए कि इसका इन फैक्टर 2 होगा, जरा राज की बात बताइए। तो राज की बात यही है कि यहां पर जब टोटल ऑक्सीजन कितना है 3 है, जिसमें से एक ऑक्सीजन वो तो फास्फोरस के साथ डबल बॉन्ड से बनेगा, तो इसका मतलब 2 ऑक्सीजन बचा। तो जितना ऑक्सीजन बचा उतना ही OH ग्रुप होगा ना। नहीं समझ में आया? स्ट्रक्चर से देखिए, यहां पर देखिए एक ऑक्सीजन तो आपका डबल बॉन्ड फास्फोरस के साथ चला गया, तो बचा कितना ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, और जितना ऑक्सीजन बचेगा उतना ही OH होगा। और आपको अभी बताएं बेसिसिटी में कि जितना OH ग्रुप होता है उतना उस एसिड का बेसिसिटी कहलाता है। तो अगर आप कोई पूछ दे कि H3PO3 में बेसिसिटी क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे कि उसका बेसिसिटी है सो 2 होता है। कोई पूछ दे कि कैसे तुमको पता चल गया, कोई टीचर अगर आपसे क्लास में पूछ दे कि अच्छा बताइए आपको कैसे पता चला कि इसका बेसिसिटी 2 होता है, तो आप कह सकते हैं कि सर इसमें 2 OH ग्रुप होता है। ठीक है, तो यहां पे स्ट्रक्चर से भी, और ये इंपॉर्टेंट ये है ना कि 12th क्लास में आपको फिर इस तरह का स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस दिया हुआ रहता है, या मोलिकुलर फार्मूला दिया हुआ रहेगा। इनऑर्गेनिक पढ़िएगा तो यहाँ पे फिर आपको जरूरत पड़ेगा 12th क्लास में। और 6 नंबर का क्वेश्चन आता है 12th में IEC में स्ट्रक्चर लिखने के लिए। तो ये सब अगर सीखा हुआ रहेगा, अभी से याद रहेगा ना, तो वहां पे स्ट्रक्चर लिखने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहां पर देखिए जब n फैक्टर 2 आ गया तो देयरफॉर इक्विवेलेंट वेट ऑफ H3PO3 का क्या होगा, मोलिकुलर वेट अपॉन 2। अब इसका आपसे कहा गया कि मोलिकुलर वेट निकाल करके बताइए, तो मोलिकुलर वेट जब आप निकालिएगा तो कितना होगा। देखिए फास्फोरस का भी बताए थे 31, ऑक्सीजन का 16, कितना ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन है तो 16 तिया 48, और हाइड्रोजन का 1 होता है 3 हाइड्रोजन है, तो कितना हो गया 9 3 12, 4 3 7 1 8, यानी कि 82। तो इसका मोलिकुलर वेट कितना आ गया 82 आ गया। तो 82/2 इसको 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 41। अब इसी में देखिए फिर अगर आपको इस तरह का रिएक्शंस दिया हुआ रहता और आपसे पूछा जाता कि इसका इन फैक्टर बताइए, अब आप देख करके बताइए, तो सभी लोग देख करके बताइए इसका इन फैक्टर क्या होगा। तो यहां पर आपको क्या बोले कि इस रिएक्टेंट को देखिए और इस प्रोडक्ट को देखिए। रिएक्टेंट में कितना हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन, प्रोडक्ट में कितना हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन। इसका मतलब क्या हुआ 2 हाइड्रोजन को ये रिप्लेस किया। तो 2 हाइड्रोजन को जब ये रिप्लेस कर दिया तो यहां पर भी आपका n फैक्टर 2 ही होगा। तो 2 चॉइस आपके पास है, या तो आपको सिंपल दे देगा इसका इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए, या रिएक्शंस दे देगा और आपसे कहेगा कि H3PO3 का आप इक्विवेलेंट वेट निकालिए। तो यहां पे क्या हो जाएगा कि देयरफॉर इक्विवेलेंट वेट ऑफ H3PO3 इक्वल टू मोलिकुलर वेट अपॉन 2, मोलिकुलर वेट है 82 है तो 82/2 यानी कि 41। नोट कीजिए इसको, यहां तक कंप्लीट कर लिए। चलिए इसी में अगर इस तरह का रिएक्शंस दिया हुआ रहे और आपसे कहा गया कि H3PO3 का इक्विवेलेंट वेट निकालिए, कैसे निकालेंगे, इसका जरूरत नहीं है, इसको भी हटा दे रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर H3PO3 का अगर निकालना है तो आप रिएक्शंस को देखिए, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को देखिए। दिख रहा है कुछ, यहां पर कितना हाइड्रोजन है 2 हाइड्रोजन है। इसका मतलब क्या हुआ कि रिएक्शन जब किया तो 1 हाइड्रोजन को ये रिप्लेस कर दिया। ये सब में कंफ्यूज मत होइएगा। तो 1 हाइड्रोजन को रिप्लेस किया तो n फैक्टर हो गया 1। अब यहां पे अगर आपसे पूछा जाए कि इक्विवेलेंट वेट निकालिए H3PO3 का, तो क्या करेंगे मोलिकुलर वेट अपॉन 1। अब मोलिकुलर वेट अभी हम लोग निकाले थे 82/1, तो 82 हो गया। बोलिए कोई दिक्कत, इसको भी नोट कर लीजिए। यहां तक हो गया सभी लोगों का। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल H3PO2 है,
ठीक है। अब H3PO2 में अगर आपसे कहा जाए कि इक्विवेलेंट वेट बताइए क्या होगा, तो सबसे पहला काम क्या करना है, एन फैक्टर। एन फैक्टर आप कैसे निकालेंगे, एन फैक्टर कैसे निकालेंगे, तो जितना उसका बेसिसिटी। अब सोच के बताइए, यहां पर 2 ऑक्सीजन है, 3 हाइड्रोजन है, बेसिसिटी कितना होगा, बोलिए जल्दी। एन फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 होगा। सब लोग को समझ में आया? क्यों? क्योंकि 2 ही ऑक्सीजन है ना, तो एक ऑक्सीजन तो फास्फोरस के साथ डबल बॉन्ड के साथ जाएगा, तो एक ही ऑक्सीजन बचेगा ना। तो एक ऑक्सीजन बचा, इसका मतलब एक OH ग्रुप आएगा, तो जितना OH आएगा उतना बेसिसिटी, उतना ही एन फैक्टर। इतना से भी नहीं समझ में आया तो आप स्ट्रक्चर ही देख लो ना, आप स्ट्रक्चर देख लीजिए। इसमें कितना OH आया, एक OH आया, तो इसका बेसिसिटी कितना, 1। और जब बेसिसिटी 1 तो एन फैक्टर 1, तो इसका इक्विवेलेंट वेट क्या हो गया, मोलिकुलर वेट अपॉन 1। अब इसका मोलिकुलर वेट आपको निकालने के लिए कहा जाए तो कैसे निकालेंगे, फास्फोरस का कितना, 31, ठीक है। ऑक्सीजन का 16 दूना 32 हो गया, ऑक्सीजन का 16 दूना 32, और हाइड्रोजन का 1 3 है, ठीक है। तो 3 2 5 1 6 और 3 3 6, कितना हो गया, 66। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे कि 66 अपॉन 1 यानी कि 66। बोलिए कोई दिक्कत? फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। कभी भी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको याद कैसे रखिएगा तो उसको आप समझ लीजिए, ठीक है। अगर आपका दिया हुआ है H3PO4, H3PO3 और H3PO2, ठीक है, यही आपका 3 दिया हुआ है, और आपसे पूछा जाए कि इसका एन फैक्टर बताइए। इंपॉर्टेंट क्या है, एन फैक्टर। अब एन फैक्टर के लिए आप क्या कीजिए, एक ऑक्सीजन आप हटा दीजिए, ठीक है। सब में क्या करना है, एक ऑक्सीजन को आप हटा देना है। अब आप पूछिए कि सर क्यों एक ऑक्सीजन हटा रहे हैं, तो वो जो ऑक्सीजन है वो किसके साथ बॉन्डेड होता है, फास्फोरस के साथ। अब जितना ऑक्सीजन बचेगा उतना OH ग्रुप होगा। अब आप देख के बताइए, अगर आपसे पूछा जाए कि H3PO4 में बताइए कितना बेसिसिटी, तो एक ऑक्सीजन को हटा दिए, कितना बचा, 3 ऑक्सीजन, तो इसका बेसिसिटी हो गया 3। अगर आपसे पूछा जाए कि H3PO3 में आप बताइए इसका एन फैक्टर क्या होगा, एक ऑक्सीजन हटा दीजिए, बच गया कितना, 2, तो हम लोग बोलेंगे कि इसका बेसिसिटी है सो 2 होगा, या एन फैक्टर 2 होगा। आपसे पूछा गया H3PO2 में बताइए बेसिसिटी क्या होगा, एक ऑक्सीजन को आप हटा दीजिए, बच गया एक ऑक्सीजन, तो हम लोग बोलेंगे कि इसका बेसिसिटी है सो 1 हो जाएगा। ये कितना आसान है, समझ में आ रहा है? इससे जबरदस्त एक एग्जांपल और आपको दे रहे हैं, मजा आ जाएगा। देखिए H3BO3, इसमें तो मैक्सिमम स्टूडेंट गलती करते हैं। क्यों गलती करते हैं, वो तुरंत खुश हो जाएंगे, कितना होगा एन फैक्टर, 3 सर। अब देखिए 3 क्यों बोलते हैं, दोनों, आप बच्चा क्या सोचेगा, स्टूडेंट कैसे सोचेगा कि 3 ऑक्सीजन है, 3 हाइड्रोजन है, तो 3 OH ग्रुप, और 3 OH ग्रुप सर तो बताए थे कि 3 जितना OH ग्रुप रहेगा उतना उसका बेसिसिटी होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, VVI करके लिख लीजिएगा, और इससे एडवांस में क्वेश्चन ये पूछ चुका है, ठीक है। स्ट्रक्चर का इसका सबसे पहले बात आप जानिए कि एन फैक्टर जो होता है 1 होता है। एन फैक्टर कितना होता है, 1 होता है। स्ट्रक्चर की अगर बात करेंगे तो स्ट्रक्चर देखिए, यहां पर 3 OH ग्रुप भी है, ध्यान से समझिए, यहां पर 3 OH ग्रुप भी है। तो आप बोलिए कि सर अभी तो आप बोल रहे थे कि जितना OH ग्रुप रहेगा सर उतना है सो बेसिसिटी होगा, तुरंत आप बात पलट गए। हाँ, अभी जो बात हम लोग कर रहे थे H2SO4 का, H3PO4 का, H3PO2 का, H3PO3 का, ये सब कैसा एसिड है, तो इसको हम लोग बोलते हैं आर्हेनियस एसिड, या इसी को हम लोग ब्रोंस्टेड एसिड कहते हैं। बट अगर आपका लुईस एसिड है, ध्यान से समझिएगा, जब आपका लुईस एसिड है तब वो क्या करता है, H+ रिलीज नहीं करता है, एक लोन पेयर वो एक्सेप्ट करता है।
कहने का मतलब क्या हुआ, पहले तो इसका हम लोग इक्विवेलेंट वेट निकाल लेते हैं। n फैक्टर 1 आया, ठीक है, अभी वेट कीजिए क्यों n फैक्टर 1 आया, अभी तुरंत बता रहे हैं। तो यहां पर इक्विवेलेंट वेट क्या हो गया, H3BO3, इसको हम लोग पढ़ते हैं बोरिक एसिड, क्या पढ़ेंगे, बोरिक एसिड। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे मोलिकुलर वेट अपॉन 1। अब बोरिक एसिड H3BO3 है तो इसका मोलिकुलर वेट निकालिएगा तो 66 अपॉन 1 हो गया, यानी कि 66, ठीक है, इसका क्या हो गया 66। अब यहां पे सवाल ये उठता है कि 3 OH होने के बावजूद भी इसका बेसिसिटी 3 क्यों नहीं हुआ, या n फैक्टर 3 क्यों नहीं हुआ। तो जो बात अभी हम आपको कर रहे थे, पहले इसको आप नोट कीजिए, यहां तक नोट कर लिए। अब देखिए, नोट करके पहले लिखिए, नोट में क्या है, कह रहा है कि बोरिक एसिड H3BO3 को क्या पढ़ते हैं, बोरिक एसिड। तो कह रहा है कि बोरिक एसिड इज मोनोबेसिक एसिड। बोरिक एसिड क्या है, मोनोबेसिक एसिड, यानी कि उसका बेसिसिटी क्या हो गया, 1 हो गया। बिकॉज, अब कह रहा है कि क्यों ऐसा हुआ भाई, 3 OH ग्रुप था, उसके बावजूद भी आप बोल रहे हैं कि मोनोबेसिक, क्यों ऐसा। तो कह रहा है बिकॉज इट डज नॉट एक्ट एज ए प्रोटोन डोनर, ये प्रोटोन डोनर के जैसा एक्ट ना करके रेदर करता है कि इट एक्सेप्ट्स ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम OH माइनस आयंस। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, आप इसको ऐसे समझिए कि H3BO3 है, इसको H2O के साथ जब आप रिएक्शंस कराएंगे ना, यहां पर किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं, H2O के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। तो H2O के साथ जब आप रिएक्शंस कराएंगे तो देखिए है क्या, ये रिएक्शंस करेगा और बना देगा BOH होल 4 माइनस प्लस H प्लस। तो यहां पर एक है सो इसके बाद H प्लस है सो रिलीज करता है, इसीलिए इसको हम लोग मोनोबेसिक कहते हैं। अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं समझ में आया होगा, फिर से समझिए। इसको समझने के लिए ना एक नोट और आपको हम बताते हैं, वो ज्यादा आसान रहेगा। नोट में फिर देखिए कि कहता है कि कोई भी लुईस एसिड, क्यों, क्योंकि ये लुईस एसिड के जैसा एक्ट कर रहा है। अब बोलिए कि सर मेरे को कैसे पता चलेगा कि कौन लुईस एसिड है, कौन आर्हेनियस एसिड है, कौन ब्रोंस्टेड है। तो आर्हेनियस एसिड और ब्रोंस्टेड एसिड में कोई डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस है लुईस एसिड में। और ये आपको पता होना चाहिए कि कोई भी लुईस एसिड जो होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज होता है। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, फिर बोलिए कि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, अब केमिस्ट्री एकदम नहीं जानते तब तो फिर दिक्कत है। ये सब सारा आपको पहले पढ़ा दिया गया है, केमिकल बॉन्ड में भी डिस्कस कर दिए, लेकिन थोड़ा सा आपको बता दे रहे हैं। जो स्टूडेंट अब आगे पीछे का वीडियो नहीं देखते हैं, मान लेते हैं कि कोई यही वीडियो सिर्फ देख रहे होंगे, तो उनको तो दिक्कत हो जाएगा, इसके चलते फिर से आपको बता दिया जा रहा है। अब जैसे एक एग्जांपल देखिए कि यहां पर अमोनिया है और यहां पर BF3 है। अगर आपसे पूछा जाए कि यहां पे बोरन के पास, ध्यान से सुनिएगा, बोरन के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, तो आप क्या बोलिएगा, बोरन के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6। अब बोलिए कि सर ये भी नहीं समझ में आया, तो फिर तो बहुत दिक्कत है। बोरन देखिए, बोरन जो है BF3 ऐसा हो गया, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां, 2 इलेक्ट्रॉन यहां, 2 इलेक्ट्रॉन यहां, तो 3 दूना 6 ही इलेक्ट्रॉन हुआ ना। एक सिंगल बॉन्ड का मतलब आप क्या समझते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन। तो जहां होना क्या चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन, तो उसी को बोला जाता है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर डिफिशिएंट स्पीशीज है तो उसको हम लोग बोलते हैं लुईस एसिड। क्या बोलेंगे, लुईस एसिड। तो जब अब आप ऐसे समझिए कि जब ये खुद इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है तो क्या ये H प्लस रिलीज करेगा, मतलब डोनर के जैसा एक्ट करेगा, नहीं करेगा। तब ये क्या करेगा, यहां पर नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ध्यान से समझिए, नाइट्रोजन के पास यहां पे लोन पेयर है, तो ये अपना लोन पेयर इसको शेयर करता है ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। बात समझ में आ रहा है, ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए ये अपना लोन पेयर इसको शेयर करता है। ठीक उसी तरह से बोरिक एसिड में, अब ध्यान से समझिएगा, एकदम ध्यान से, बोरिक एसिड में, अबिक एसिड में आपका 3 OH ग्रुप है। देखिए यहां पर एक OH और यहां पर एक OH, उसके बावजूद भी बोरन है सो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर रहा।
अब इसको ध्यान से सीखिएगा, इसको जब आप H2O के साथ रिएक्शन कराएंगे, किसके साथ रिएक्शन करा रहे थे? H2O के साथ। तो H2O के साथ जब आप रिएक्शन कराएंगे तो ऑक्सीजन के पास क्या है? लोन पेयर है। ये सभी लोगों को पता होना चाहिए। तब ये क्या करता है कि ये अपना लोन पेयर इसको शेयर कर देता है। समझ में आ रही है बात? और जब लोन पेयर इसको शेयर करेगा, इसका मतलब ये हुआ कि बोरन और H2O के बीच में, बोरन और H2O के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। और जब बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो यहां पर ये जब लोन पेयर शेयर किया है, ध्यान से समझिए, ये लोन पेयर दिया है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जो लोन पेयर एक्सेप्ट करता है उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। हाँ या ना? सबको समझ में आ रहा है? अब यहां पे क्या होगा, अब ये ऑक्सीजन आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, उस पर पॉजिटिव चार्ज ये लेस स्टेबल हो जाता है। तब यहां से ये क्या करेगा, H प्लस को है सो रिलीज कर देता है। अब जैसे ही H प्लस रिलीज करने का मतलब क्या हुआ, ये जाएगा तो बॉन्ड पेयर छोड़ के जाएगा, और बॉन्ड पेयर जब छोड़ के जाएगा तो ये बॉन्ड किस पर शिफ्ट हो जाएगा? ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पे पहले से प्लस साइन है, और ये बॉन्ड जब ऑक्सीजन पे आ जाएगा तो माइनस मिलकर के क्या हो गया? न्यूट्रल हो गया। तो यही ना प्रोडक्ट में आपको लिखा हुआ है, बोरन और OH होल 4, कितना OH हो गया? 4 OH, और ये वाली है सो निगेटिव चार्ज, तो ये निगेटिव चार्ज दिए। मेरे ख्याल से सारे स्टूडेंट को क्लियर हो गया होगा कि बोरिक एसिड में 3 OH ग्रुप होने के बावजूद भी ये मोनोबेसिक एसिड होता है। क्यों होता है ये आपको क्लियर करते हैं। तो इसको आप कॉपी में जरूर VVI करके लिख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इससे एडवांस में क्वेश्चन पूछ चुका है। नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग देखेंगे कि कोई भी बेस दिया हुआ है तो उसका इक्विवेलेंट वेट हम लोग कैसे निकालते हैं। आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।